स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और अभी तक हम जहाँ तक बात कर चुके हैं उससे आगे की बात करेंगे ज्योग्राफी विषय पे ही, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा गया था यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम पे। दूसरा हमारा जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली हम लगभग मान के चलिए चट्टानी संरचना तक हम पूरी बात कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे चट्टानी के प्रकार, उनके निर्माण, उनके अपक्षय अपरदन से निर्मित संरचनाओं के बारे में, खासकर जो उनका एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उस पर हम पूरी बात कर चुके हैं। फैक्चुअल को लेकर के हम अलग से लेके आएंगे, पूरा का पूरा एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें केवल फैक्ट्स की बात की जाएगी। इसमें भौतिक भूगोल सारे जितने भी फैक्ट्स हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि ज्वालामुखियों का निर्माण कैसे होता है, उसमें से बस एक चीज और ऐड करना है कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर है। उसमें कुछ का तो हम मतलब लेके आए हैं, लेकिन कुछ बाकी जो पूरा एकदम से एक कहते हैं ना कि जिसमें सारे फैक्ट्स आपको, सारे तथ्य मिल जाएंगे, उसका एक अलग से ही वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो शुरू करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत लंबा ना खींच करके डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे, वहीं पे बात करते हैं सीधे से। ठीक, जो पहला सवाल हमने लिया है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि विचार करने में यहाँ तक आते आते, क्योंकि अनुज भी आपसे विचार करवा रहे होंगे, हम भी विचार ही करवा रहे हैं, आगे आकर के इंद्रदेव सर भी आकर के आपसे विचार ही करवाएंगे, तो यहाँ तक आते आते आप विचार करने में माहिर हो चुके हैं। मुझे कोई कह दे किसी भी बात पे विचार करने के लिए, तो आप विचार कर लेंगे, क्योंकि मनुष्य एक विचारवान प्राणी है। मनुष्य के पास एक यहाँ पे कुछ तो होता है जिसके कारण उसके विचार उत्पन्न होते हैं। वो क्या होता है, सबके पास है, सोचिएगा। यहाँ पे कुछ होता है ऊपर, ऊपरी हिस्से। ठीक, तो आराम से घर पे रहिए। एक वीडियो 1 से सवा घंटे का होता है, आराम से उसको आप वन बिंज वॉच मार सकते हैं, एक सीधे सीधे वॉच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। आज के इस सेशन की शुरुआत की जाती है। पहला क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, और विचार क्या करना है कि अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार उपर्युक्त बलों में से कितने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी है। ठीक, सीधी सी कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1910 11 हाँ सॉरी 1912 में जो अपना एक सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वेगनर के बारे में जान लीजिए, यह कोई भूगोलवेत्ता नहीं थे, एक ऋतु वैज्ञानिक थे। और ऋतु वैज्ञानिक होने पर ये क्या कर रहे थे कि अतीत के जलवायु में जो घटनाएं घटी थी उनका अध्ययन कर रहे थे, और उसमें उन्होंने एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इनका जो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सीडीटी। ठीक, इस पे बात करते हैं। किसने दिया था? वेगनर साहब ने दिया था। और हम जब बात की थी कि भू संचलन की बात की थी, तो उसमें से एक बात है, ये की गई थी कि जो पूरा का पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, सिद्धांत, वो 3 सिद्धांतों का मिक्सअप है। उसमें से वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर निटल प्रसरण जो हैरी हेस के द्वारा दिया गया था, उसके अलावा पूरा चुंबकत्व अध्ययन, जिसमें से कोई एक नाम सामने बहुत बड़े पैमाने पर नहीं आता, उसमें बहुत सारे नाम है, तो हमारे लिए उतना आवश्यक भी नहीं, इतना सिर्फ काम चल जाएगा। तो वेगनर ने 1912 में ये सिद्धांत दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। काम क्या था इनका कि अभी मैंने बात किया था कि ये क्या थे, एक ऋतु वैज्ञानिक थे। क्या थे? ऋतु वैज्ञानिक। और ऋतु वैज्ञानिक होने के कारण ये अतीत में, कहां पर? अतीत में हुए जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे थे। उसी में इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। क्या था उनके अनुसार? इन्होंने कुछ मान्यताएं मानी थी। कोई भी अगर सिद्धांत दिया जाता है तो उसको समझने के लिए सबसे पहला उनकी, उस वैज्ञानिक के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा जो मान्यताएं दी गई हैं, उसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है। मान्यताएं क्या दी थी? हमने पहले पढ़ रखा है कि जो हमारी चीजें हैं या हमारा जो भूपर्पटी है या पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो सियाल सीमा और क्या नाम है, क्रस्ट, सॉरी, सियाल सीमा और निफे, इससे निर्मित है। और वहीं क्रस्ट मेंटल कोर एक दूसरा थ्योरी बताती है। तो इन्होंने क्या माना था कि जो महाद्वीपीय, ठीक है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, यानी महाद्वीप का ऊपरी हिस्सा या पूरा स्थल मंडल की बात कर लो। ठीक, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है
वो किससे निर्मित है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से निर्मित है। इनकी पहली मान्यता ये थी कि सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट सीमा से निर्मित, यानी सिलिका और मैग्नीज से निर्मित महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट किससे निर्मित है? सीमा से निर्मित है, महासागरीय क्रस्ट। तीसरा क्या याद है कि सियाल जो है वो सीमा पर तैरता है। सियाल जो है वो सीमा पर क्या करता है? तैरता है। ये इनकी इतनी मान्यताएं थी, बेसिक मान्यताएं थी। और ये बात हमने पहले भी प्लेट टेक्टोनिक पे बात करते वक्त हमने ये चीज को पढ़ी थी कि दुर्बलता मंडल के ऊपर वो चीजें फ्लोट करती हैं। दुर्बलता मंडल एक प्लास्टिक की भांति बिहेव करता है, थोड़े से तरल की भांति बिहेव करता है, तो वहां पर ये सारी चीजें तैरती हैं। यही मान्यता ये भी लेकर के चले कि सियाल से निर्मित एक महासागरीय क्रस्ट है, सॉरी, सियाल से निर्मित एक महाद्वीपीय क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और वहीं ओशियानिक जो क्रस्ट है वो किससे निर्मित है? सीमा से निर्मित है, और सियाल सीमा पर क्या कर रहा है? तैर रहा है। ठीक, ये इनकी मान्यताएं थी। और इनकी मान्यताएं क्या थी, बात करते हैं उन पर। कि एक बृहद भूखंड था। ठीक, एक क्या था? बृहद भूखंड था। ठीक, बृहद भूखंड पे एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। जो बृहद भूखंड, ये पूरी उसको छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा महासागर था, और उस महासागर को इन्होंने नाम दिया था पैंथालसा। उस महासागर का नाम क्या था? पैंथालसा। और एक बृहद महाद्वीप था, उसका नाम इन्होंने दिया था, वो था पैंजिया। पैंथालसा और पैंजिया। उसके अलावा इनकी मान्यताएं क्या थी कि ये पैंजिया महाद्वीप के दो हिस्से थे, और उनको अलग करता था, उनके बीच में अवस्थित था, उसको नाम दिया था उन्होंने टेथिस सागर। यानी एक बृहद महासागर पैंथालसा, एक बृहद महाद्वीप पैंजिया, और पैंजिया को दो भागों में बांटने वाला जो हिस्सा था उसका नाम क्या था? क्या कहते हैं? टेथिस सागर। टेथिस सागर के जो उत्तर की ओर था उसका नाम इन्होंने दे दिया था अंगारा लैंड। क्या नाम दे दिया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिण का हिस्सा था उसको इन्होंने नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड इन्होंने कहा। ये इनको के मान्यता है। अब जो इन्होंने पूरा सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को लेकर के, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए, अगर आप, फिर से मैं कह रहा हूँ, पूरा आप वर्ल्ड का मैप देखें, ध्यान से देखें, तो एक पजल की भांति आपको नजर आता है, जिसमें से अगर उसके टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़ा जाए तो हो सकता है पेंजिया बन जाए, फिर से एक बड़ा महाद्वीप बन जाए पूरी तरीके से, पेंजिया महाद्वीप। उसका विखंडन हुआ है और उसका एक प्रवाह हुआ, जो, ठीक है। और यही हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है कि उन बलों को बताइए जिनके कारण महाद्वीप का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है, महाद्वीपों का प्रवाह। क्या कहा उन्होंने इसको लेकर के? उन्होंने दो बल का नाम लिया था। पहला जो फोर्स था उन्होंने बताया था वो था चंद्रमा का आकर्षण। क्या था? चंद्रमा का आकर्षण बल। ताकि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो विस्थापन हुआ वो पूर्व से पश्चिम की हुआ। किसकी ओर हुआ? पूर्व से पश्चिम की ओर विस्थापन जो हुआ है वो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण हुआ है। वहीं दूसरा बल, चाहे पृथ्वी के घूर्णन बल की बात की, या उसका नाम उन्होंने कह दिया पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल था। किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन इक्वेटर की ओर, यानी विषुवत रेखा की ओर। किसकी ओर? विषुवत रेखा की ओर। अब ये चीज उन्होंने बताया जिससे अलग हुए। अब पूरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे जैसे हम लोग एक सीरीज चालू करेंगे, उसका नाम है इन शॉर्ट। और इन शॉर्ट्स में क्या होगा? इन शॉर्ट में कि 20 मिनट से 15 से 20 मिनट की एक वीडियो होगी। उस 15 से 20 मिनट की एक वीडियो में आपको एक टॉपिक की एक समझ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें से आज जो पहला टॉपिक हमने वोल्केनिज्म पे लिया है, किसी दिन से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को 10 से 15 मिनट में खत्म करने का प्रयास करें। तो नहीं पता है, पहली चीज ध्यान रखना, क्या क्या मान्यताएं मानी कि सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट पर क्या करता है? तैरता है। दूसरा कि एक बड़ा सा था खंड था,
और एक बहुत बृहद महासागर था जिसका नाम पैंथालसा था। एक बहुत ही बृहद महाद्वीप था उसका नाम पैंजिया था। और दोनों भागों को जो अलग करता था उसका नाम टेथिस सागर था। उत्तरी हिस्से को इन्होंने अंगारा लैंड और दक्षिणी हिस्से को इन्होंने क्या कहा, गोंडवाना लैंड में दिया। ठीक, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कभी। और जो इनका विखंडन हुआ, एक दूसरे के सापेक्ष या पलायन हुआ, उसके लिए जो जिम्मेदार बल थे, एक था चंद्रमा का आकर्षण बल जिम्मेदार था, दूसरा था घूर्णन और गुरुत्व। चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो विस्थापन, विखंडन और विस्थापन हुआ, वो पूर्व से पश्चिम की ओर हुआ। और वहीं गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के या घूर्णन बल के कारण हुआ विषुवत रेखा की ओर इनका विस्थापन हुआ। अब यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया, कौन से कारण, कौन से बल जिम्मेदार हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की संवहन धारा जिम्मेदार है? नहीं है, क्योंकि दो ही बल का नाम लिया था। दूसरा क्या कहा? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है। हाँ, अभी बात हुई थी कि चंद्रमा के क्या नाम है, आकर्षण बल के कारण इसका खिंचाव हुआ है, जिससे पूर्व से पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ है। दूसरा, दो प्लेटों के बीच संपीड़न बल, ये अदर प्रक्रियाओं में ये इन्वॉल्व है, उसमें शामिल है, ना कि इसमें शामिल। अदर प्रक्रियाओं में मतलब प्लेट टेक्टोनिक को लेकर के संपीड़न बल और अपसारी प्लेट सीमांत पर इन सबका काम आता है। यानी जब स्थलाकृतियों के निर्माण की बात की जाती है, ना कि महाद्वीपीय विस्थापन को लेकर के। और चौथा क्या रखा गया? पृथ्वी का घूर्णन। तो कितने हैं? केवल दो बल हैं इसको लेकर के, जहां पर ये सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं। किसको लेकर के? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को लेकर के। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर विचार करना है। और पहले ही बता दिया, विचार करने में आप माहिर हैं। पहला क्या है? और विचार क्या करना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में उल्लिखित साक्ष्यों और बलों के संबंध में उपरोक्त में से कितने सही हैं? साक्ष्यों और बलों के उपरोक्त संबंध में कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उन्होंने दिया, ठीक, लेकिन उसको एक सिद्धांत देने के बाद उन्होंने एक बता दिया कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए, विस्थापित हुए हैं, लेकिन अब उसका कोई ना कोई तो प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहला प्रूफ उन्होंने दिया टिलाइट निक्षेप। टिलाइट क्या होता है? अभी हमने बात की थी कि ग्लेशियरों के निक्षेप में बनी एक अवसादी चट्टान है, उसको हम क्या कहते हैं? टिलाइट कहते हैं। और ये अवसादी चट्टान क्या है? गोंडवाना श्रेणी में। किसमें? गोंडवाना श्रेणी में अगर बात की जाए तो 6 स्थान पर मिली है। कितने स्थान पर? 6 स्थान पर। और गोंडवाना श्रेणी क्या था? गोंडवाना हिस्सा क्या था उसका? दक्षिणी हिस्सा था। तो कहाँ पे मिलेगा? सदर्न हेमीस्फीयर में मिलेगा, यानी ग्लोब के या पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। सदर्न हेमीस्फीयर में 6 स्थानों पर ऐसे टिलाइट की संरचनाएं मिली हैं, विभिन्न स्थान। दूसरा क्या है? सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल, ये हमने अभी बात की थी कि समुद्री जल में जो ज्वार का विकास होता है, या चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो विस्थापन और विक्षेपण हुआ है, तो ये तो हमने बात ही की थी। और फिर क्या है? लेमुरिया। लेमुरिया की एक क्या कहते हैं कि प्रजाति, एक जीव की प्रजाति है जो भारत, मेडागास्कर, कहाँ-कहाँ पर? भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका आदि स्थानों पर ये मिले हैं। अगर ये आदि स्थानों पर मिले हैं तो आखिर एक प्रजाति के जीवाश्म कई स्थानों पर मिलना इस बात को दर्शाता है ये परमाद्वीप जो द्वीप थे वो परस्पर क्या हुए थे? जुड़े हुए थे, परस्पर जुड़े हुए थे। वही फिर से बताया कि जो जिगसा, जो पजल होता है जिसमें आप पजल के बहुत सारे हिस्से लेकर के आते हैं और उसको जोड़ करके एक आकृति का निर्माण करते हैं, वो इसकी बात, टोटल फिक्स ऑफ कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। संवहन धाराओं का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो कुल मिलाकर के कितने हैं? केवल 3 ऐसे हैं जो इसकी बात करते हैं। किसकी? क्या नाम है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार बातें करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो सागर नितल प्रसरण के संबंध में, ठीक, किसके संबंध में? सागर नितल प्रसरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार। पहला, पूरा चुंबकत्व सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत को खंडन करने के लिए एक मजबूत क्या नाम है? प्रमाण है? नहीं, मजबूत प्रमाण नहीं है। पहले चीज बताया कि जब हम प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक में क्या हो?
कि प्लेट टेक्टोनिक में पहले कहा गया कि प्लेट टेक्टोनिक इकलौती अकेली थ्योरी नहीं है, इकलौता ऐसा सिद्धांत नहीं है। वो मिला हुआ रूप है किसका? सागर नितल प्रसरण का, पूरा चुंबकत्व अध्ययन का, और क्या नाम है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। तो ये तीनों मिला हुआ रूप है, तो खंडन करने की कोई बात ही नहीं होती है। पूरा चुंबकत्व प्लेट टेक्टोनिक और सागर प्रसरण के लिए प्रमुख साक्ष्य के रूप में काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाए। सागर नितल प्रसरण मध्य महासागरीय कटकों पर होता है, केवल मध्य महासागरीय कटकों पर नहीं, हाँ होता है, महासागरीय कटकों पर होता है। सागर प्रसरण का मतलब क्या हुआ कि जो है प्लेटें हैं वो दूसरे से दूर जाती हैं, प्रसार होता है। और हमने ये बात पहले पढ़ी है कि जितने भी मध्य महासागरीय कटक हैं, चाहे वो हिंद महासागर के कटक की बात हो, चाहे अटलांटिक महासागर के कटक की बात हो, चाहे वो प्रशांत महासागर के कटकों की बात हो, वहां पर उनका निर्माण ही अपसारी प्लेट संचलन के कारण हुआ है, यानी उसके प्रसार के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। हैरी हेस के अनुसार, हाँ ये बात ध्यान रखना कि ये जो सिद्धांत दिया था किसने, हैरी हेस ने दिया था कि सागर नितल प्रसरण एक दूसरे के सापेक्ष स्थल मंडलीय प्लेटों की गति है। गलत है, एक दूसरे के सापेक्ष स्थलमंडलीय प्लेटों की गति नहीं है। ये किसकी गति है? समुद्री प्लेटों की गति है। नाम ही है ना, सागर नितल प्रसरण। ठीक, तो चौथा स्टेटमेंट क्या कि समुद्री पर्वतमालाओं के शिखर पर निरंतर विस्फोट के कारण समुद्री भूपरपटी टूट जाती है। एकदम से सही बात है, समुद्री उस पर लेकर के, और यही चीज एक विस्तार को दर्शाता है कि सागर तल का प्रसार हो रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये सारी प्लेटें क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, जिससे प्रेशर घटेगा और तापमान वहां पे ठीक है, प्रेशर घटेगा और तुरंत यहाँ पर बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना का, बेसाल्ट चट्टान या बेसाल्ट रॉक्स का गलन होगा, और गलन के बाद क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होगी, और क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति के बाद जब इनका ये तोड़ते हुए बाहर आएंगे तो वहां पे कटकों का निर्माण होगा। तो जो वो क्या है, मान के चलिए कि समुद्री पर्वतमालाएं ही जो समुद्र तल पर पाई जाती हैं, तल पर पाई जाती हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो भूपरपटी टूट जाती है और नया लावा उसमें समा जाता है, जिससे समुद्री भूपरपटी दोनों ओर धकेल दी जाती है। सीधी सी। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? दो और चार सही हैं, तो कितने स्टेटमेंट हुए? केवल दो स्टेटमेंट इसमें से हुए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्लेट सीमा अंतःक्रियाओं के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो प्लेट बाउंड्रीज हैं उनकी अंतःक्रिया कैसे होती है, उन पर हमको विचार करना है। प्लेट बाउंड्रीज को लेकर के क्या विचार करेंगे पहले कि प्लेटों के अपसारी सीमाओं पर अलग होने के कारण नई भूप्रपटी का निर्माण होता है। ठीक, सही बात। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति के बाद जब वो विस्फोट के बाहर सतह पर आती हैं, नए कटकों का निर्माण होता है, नए भूप्रकृति का निर्माण होता है। अब सारे प्लेट संचलन को एक मान कहा जाता है, वो रचनात्मक चिंता भी, रचनात्मक संचलन भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे दूसरे से दूर जाएंगी, मैग्मा ऊपर आएगा, और मैग्मा क्या करेगा, जो रिक्त स्थान बनेगा उस रिक्त स्थान को क्या करेगा, वह भर देगा, उसको फिलअप कर देगा। तो पहला एकदम सही है। दूसरा, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसारी सीमाओं के परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय प्लेट का अवतरण हुआ, नहीं, अभिसारी प्लेट सीमाओं के बीच। ठीक, और महासागरीय प्लेट का होता है, किसका किसका हुआ, महाद्वीपीय प्लेट का नहीं हुआ, हमेशा महासागरीय प्लेट का अवतरण होता है। क्योंकि पहले चीजें ध्यान रखना, अभी हमने बात की थी वेगनर के सिद्धांत की, मैं क्या बताया था कि महाद्वीपीय क्रस्ट किससे निर्मित है, सियाल से निर्मित है, और महासागरीय क्रस्ट किससे निर्मित है, सीमा से निर्मित है। जब घनत्व की बात की जाए तो जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा अंदर की ओर क्षेपण उसी प्लेट का होगा। अब इन दोनों में से किसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है, तो क्षेपण किसका होगा, महासागरीय प्लेट का होगा, ना कि महाद्वीपीय प्लेट का होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। रूपांतरित सीमाओं में, रूपांतरित सीमाओं को एक चीज ध्यान रखना, वो रूपांतरित सीमाएं लिखा गया है, इसको हम समानांतर प्लेट संचलन भी कहते हैं, समानांतर सीमाएं भी कहते हैं। बात, तो रूपांतरित सीमाएं जो हमारी हैं उनका क्षैतिज रूप से खिसकना शामिल होता है, जहां भूप्रपटी का ना तो निर्माण होता है ना ही क्षय होता है। एकदम से सही बात है ये कि जो समानांतर या रूपांतरित सीमाएं होती हैं, वहां पे जो प्लेटें हैं एक दूसरे के विपरीत और समानांतर गति करती हैं,
और वहां पर घर्षण के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है। उस ऊर्जा के निष्कासन में ये चीज हो सकती है कि वहां पर भूकंप आए, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर ना किसी क्रस्ट का निर्माण होता है, यानी ना भूपर्पटी का निर्माण होता है और ना ही उसका क्षय होता है। तो ध्यान रखना। अब कौन से सही है, तो आप ध्यान दीजिए, 1 और 3 सही है, 1 और 3 विकल्प ए में है। ठीक है, ऐसे करके हम बात करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्लेट सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक, अब सारी सीमाएं नई भूप्रकृति का विनाश, मतलब प्लेट सीमाओं के प्रकार दिया गया, उसका प्रभाव करना, ये गलत है। अब सारी प्लेट को रचनात्मक किनारा कहते हैं, रचनात्मकता से रिलेटेड है, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि जैसे दूर एक दूसरे के दूर जाएंगी, प्रेशर रिलीज होगा, यानी दाब कम होगा, दाब कम होने के साथ साथ क्षारीय मैग्मा यानी बसाल्ट चट्टान का गलन होगा, गलन के साथ क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होगी। तो जो दूर जाने से जो एक गैप बना, वो मैग्मा आकर के भर देता है, और जैसे भरेगा किसका निर्माण होगा, नई भूपर्पटी का निर्माण होगा। अभी सारी सीमाएं नई भूपर्पटी का निर्माण नहीं, ठीक है, अभी सारी सीमाएं नई भूपर्पटी का निर्माण नहीं, यहाँ पे विनाश होता है, क्योंकि जैसे दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी और टकराने के बाद जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे की ओर क्षेपित होगा, और जब नीचे की ओर क्षेपित होगा तो घर्षण के कारण इसको तोड़ते हुए ही तो जाएगा। तो जो बनी हुई भू प्रॉपर्टी है उसका क्या होना होता है, क्या नाम है, विनाश होना शुरू होता है। दबने से क्या होती है, ये नष्ट होती है। ठीक, रूपांतरित सीमाएं अभी बात कर रहे थे, भू प्रॉपर्टी को ना उत्पादित होती है ना ही नष्ट होती है, अभी हमने बात की थी। कितने सुमेलित हैं, केवल एक सुमेलित है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगले प्रश्न की बात की जाए कि पृथ्वी की प्लेटों की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी प्लेटों के संदर्भ, ठीक, क्या विचार करना है कि महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना में कम उत्प्लावनशील होती हैं। ठीक, दूसरा क्या है, नाजका प्लेट पूर्णतः एक महासागरीय प्लेट है। फिर से वही बात आई, कम उत्प्लावनशील होती हैं, क्यों, क्योंकि इनका घनत्व ज्यादा हो। उत्प्लावनशीलता भी तो इस बात पर डिपेंड करे, घनत्व ज्यादा होगा, भार ज्यादा होगा, भार ज्यादा होगा तो उसमें उत्प्लावनता यानी उसकी बायोन्सी जिसको कह लो या उत्प्लावनशीलता कह लो, वो क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि महासागरीय प्लेट क्या है, बसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, और बसाल्ट चट्टान वही महाद्वीपीय क्या प्लेट क्या है, ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। ग्रेनाइट चट्टान एक अम्लीय चट्टान है जिनका घनत्व ज्यादा होता है, वहीं बसाल्ट चट्टान कैसी है, एक क्षारीय चट्टान है जिनका सॉरी, ग्रेनाइट चट्टान का घनत्व कम होता है, वहीं बसाल्ट चट्टानों का घनत्व ज्यादा होता है, इस वजह से। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही है। नाजका प्लेट पूरी तरह से एक महासागरीय प्लेट है। नाजका प्लेट, सही बात है, पूरी तरह से महासागरीय प्लेट है। यह प्लेट साउथ अमेरिका के, किसके, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट, ये प्लेट क्या है, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर से सटे प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, किस पे है, पश्चिमी तट किस पे बनेगा, पैसिफिक ओशियन पे, प्रशांत महासागर के उस पर क्या है, इसके समुद्री कश से निर्मित है, उस पर स्थित है, तो नाजका प्लेट वो है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कथन कौन से हैं। पहला कथन यह है कि एक अभिसरण क्षेत्र यानी कन्वर्जेंट जोन जो है, दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, एक अभिसरण क्षेत्र में दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, किसका निर्माण होता है, पर्वतों का, नहीं ये गलत है। अभिसरण क्षेत्र में महासागरीय प्लेटों के निर्माण निर्माण से कोई रीजन है इसका, केवल महासागरीय प्लेटें टकराएंगी। पर्वतों के निर्माण के लिए वहां पे अवसादन यानी अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना यानी अवसादों का निक्षेपण होना जरूरी है, तब तो फोल्डिंग होगी। जब वैसी संरचना पाई ही नहीं जाएगी तब पर्वतों का निर्माण कैसे होगा। तो अवसाद केवल दो महासागरीय नहीं, ये कथन सही है, दो महाद्वीपीय प्लेटों के निर्माण से संबंधित उस पर होता है। ठीक, जैसे आपका हिमालयन रेंज है, कौन सा रेंज है, पूरा का पूरा भारत का हिमालयन रेंज। दूसरा अगर और बात किया जाए तो अल्पाइन रेंज जो है, क्योंकि हिमालयन रेंज का जो विकास हुआ भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के साथ टकराने से हुआ।
ट्रांस हिमालय का विकास टेथिस सागरीय प्लेट का भारतीय प्लेट सॉरी यूरेशियाई प्लेट के साथ टकराने के साथ हुआ। और जब अंततः भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के साथ टकराई तो पूरे हिमालय संरचना का द ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक। महासागरीय प्लेट चट्टान से जब टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट तो वहां पे आर्क द्वीप द्वीप आर्क का निर्माण होता है। द्वीप आर्क का निर्माण हो जाएगा और उसके अलावा क्या कहते हैं फेस्टन फेस्टून द्वीप का निर्माण होगा, ना कि पर्वतों का। द्वीप आर्क आप समझ में पूरा आपका इंडोनेशिया फिलीपींस द्वीप पूरा का पूरा जापान जो द्वीप है चापाकार है एक आर्क के रूप में है। तो वो सारी चीजें किसका निर्माण उसके कारण से हुआ। ठीक। तो क्या है कथन एक गलत है, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। ठीक। ध्यान में रखना इन सारी चीजों को। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगर हम प्रश्न की बात करें प्लेट विवर्तनिकी के निम्नलिखित युग्मों पर उनके स्थान पर विचार कीजिए। यानी आपको प्लेट टेक्टोनिक कहाँ पे होता है, कौन सी प्लेट कहाँ पर है और कौन सा कथन सुमेलित है। कोकस प्लेट फिलीपींस और न्यू गिनी में है। नजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट पे है। कैरोलिन प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट। अभी हमने किसकी बात की थी, नजका प्लेट की बात की थी। मध्य अमेरिका नहीं, ये साउथ अमेरिका में है। किसमें है, साउथ अमेरिका। एकदम फैक्चुअल सवाल है। साउथ अमेरिका और क्या है पैसिफिक ओशियन प्लेट के बीच। दूसरा है कोकस प्लेट है वो मिडिल अमेरिका के साथ, मध्य अमेरिका और उसके साथ में क्या है पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागरीय प्लेट के साथ। ठीक। और वहीं जो कैरोलिन प्लेट है, कैरोलिन प्लेट की अगर बात की जाए तो ये फिलिपियन और क्या नाम है इंडियन प्लेट के साथ, फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच में है। तो इसे ध्यान रखना उनकी अवस्थिति, यानी ना ये वो सुमेलित है ना ये सुमेलित है ना ये सुमेलित। तो कितने सुमेलित हैं, कोई भी नहीं। कौन सा है, कोई भी नहीं। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय प्लेट की गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो इंडियन प्लेट है उसके संदर्भ में हमको क्या करना है, विचार करना है। क्या विचार करना है उसकी बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि लगभग 40-50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट एशियाई महाद्वीप से टकराई थी। सही से बात, सही एकदम से सही बात है। भारतीय प्लेट एशियाई महाद्वीप से टकराई थी लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले। जब हम बात करेंगे उसकी क्या नाम है हिमालय पर्वत निर्माण की, अब सारी प्लेट सीमांत को लेकर के पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है तो हम तो बात करें कौन से युग में, या उसको समझने से पहले आपको भूगर्भिक समय सारणी आपको पता होनी चाहिए कि कौन क्या होता है, एरा क्या होता है, इपो क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, आज हम कौन से युग में जी रहे हैं। तो सब जानकारी के लिए ध्यान रखना, आज हम लोग हैलोसीन युग में जी रहे हैं। हैलोसीन युग के 2025वें वर्ष में जी रहे हैं, उसको ध्यान में रखना। अगला क्या है कि 33 संकर लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले तक भारत और एशियाई महाद्वीप से अलग, भारत को एशियाई महाद्वीप से अलग करता था। जब पैंजिया टूटने के बाद भारत ने उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की थी। 225 मिलियन वर्ष पहले ही ये चीजें घटनाएं हुई थी। ठीक। दक्कन ट्रैप का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ने के दौरान लावा प्रवाहित होने से हुआ है। एकदम से सही है। लावा प्रवाह के कारण 60 मिलियन वर्ष पहले। ठीक। भारतीय प्लेट के पूर्वी किनारे पर फैला हुआ स्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है। नहीं, पश्चिम में नहीं है, ये पूर्व में है। किसमें है, पूर्व में, ना कि पश्चिम में, जो पूरा फैला हुआ प्लेट। ठीक। तो कितने सही हैं, केवल 3 सही सुमेलित हैं। 3 सही हैं, 1 2 और 3 कितने सही, 3 सही है, बाकी क्या है गलत है, चौथा गलत है। ठीक है। तो ऐसे करके हम लगभग मान के चलो कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे इसका। अगला प्रश्न क्या है कि प्लेट निम्नलिखित विवर्तनिकी प्लेटों पर विचार करना है। जितने भी विवर्तनिकी प्लेट हैं उसमें से क्या है प्रश्न क्या है विवर्तनिकी प्लेटों पर भारत ऑस्ट्रेलिया, हाँ विचार क्या करना है, मैं तो ध्यान ही नहीं देगा। कितनी प्लेटों को छोटी विवर्तनिकी प्लेटों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, प्लेटों की बात की जाए तो स्थल मंडल का एक बृहद खंड होता है जिसको हम प्लेट कहते हैं। अगर प्लेटों की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर अच्छा कुछ जो भूगोलवेत्ता 6 मानते हैं, कुछ 7 मानते हैं। अब छोटी प्लेटें कितनी हैं इसको ध्यान में रखना, या बड़ी प्लेटें कितनी हैं वो जानना सबसे आवश्यक है। बड़ी प्लेटों की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी प्लेटों सबसे बड़ी प्लेट है वो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागरीय प्लेट। बात ध्यान रखना, इकलौती प्लेट है जो केवल महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है।
ठीक है, वो पूरी तरह से सबसे बड़ी प्लेट है वो प्रशांत महासागरीय। उसके अलावा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या ठीक कितने हो गए? 3, 3, 6 अंटार्कटिका। ये मुख्य प्लेट है। कुछ भूगोलवेत्ता मानते हैं इसको, कुछ भूगोलवेत्ता इसे इतर मानते हैं। एक यूरेशियाई, उसको मान यूरेशियाई प्लेट। तो ये 6 है, सॉरी 7 है। ये मुख्य प्लेट है। उसके अलावा जितनी प्लेट है वो सारी छोटी प्लेट है, इनको ध्यान में रखना। तो ओके, हमको ढूंढना क्या है? छोटी विवर्तन की प्लेटों के बारे में हमको बात करनी है। तो पहला क्या है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं, ये मेन प्लेट है, कोर प्लेट है। तो कोर में है तो बाहर हो जाएगा। बाकी फिलीपींस, अरेबियन, ईरानी, ये तीनों क्या है? छोटी प्लेटें हैं। ठीक, तो ऐसे करके हम इसको ध्यान में रखें। हालांकि ये 6 आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही 6 आप ध्यान रखें, क्योंकि बाकी छोटी प्लेटें याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता। कितनी सारी प्लेटें याद करो। लेकिन हाँ, अगर आपको 4 या 6, 7 मुख्य प्लेटें हैं, जो 6 बताते हैं वो इन दोनों को एक प्लेट मान लेते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट को, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को एक मान लेते हैं। उसके अलावा बाकी चीजें जो ये आपको याद रहेंगी तो बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि मध्य महासागरीय कटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य महासागरीय कटक में विचार करना है। ये पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो महासागरीय जल के नीचे डूबी हुई है। हमने बात की जितने भी कटकों का निर्माण होता है वो अब सारी प्लेट यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर होता है, और वहां पर क्या नाम है, प्लेट बाउंड्री पर होने के साथ साथ महाद्वीप वो क्या उसको ज्वालामुखीयता के कारण होता है। तो ये सारी प्लेटों का निर्माण और ये प्लेट टेक्टोनिक और सागर नितल प्रसरण के बारे में एक साक्ष्य के तौर पर कार्य करती हैं। ठीक, अगला क्या कि मध्य महासागरीय कटकों के निकट स्थित चट्टानों में सामान्य ध्रुवता होती है तथा वे सबसे पुरानी होती है। नहीं, सबसे पुरानी नहीं होती हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण मैग्मा के गलन के कारण, ज्वालामुखीयता के कारण होता है। तो एक नई परपटी का निर्माण या नए क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। यह एक तीव्र ज्वालामुखीय क्षेत्र है, ज्वालामुखी गतिविधि का क्षेत्र। सही बात है, क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर है, तो वहाँ यहाँ पर ज्वालामुखीयता होती रहती है। तो कितने कथन सही हैं? केवल 2 कथन सही हैं। इसमें बात करेंगे इन शॉर्ट वीडियो में, जब हम बात करेंगे इस पे क्या नाम है प्लेट टेक्टोनिक को लेकर के, तो वहां पर एक डिटेल में बात आपसे हो जाएगी इन चीजों पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के विवर्तनिकी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। या भारत में टेक्टोनिक की बात की। पहला क्या है कि भारतीय विवर्तनिकी प्लेट की उत्तर की ओर गति के कारण हिमालय लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, एकदम से सही बात है। ये बढ़ ही नहीं रहा है, इसकी प्रक्रिया निरंतर जारी है। आज भी हिमालय को जीवित पर्वत का दर्जा दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिमालय का वृद्धि हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, क्योंकि वो प्लेट गति कर रही है उत्तर की ओर। तो ध्यान रखना। दूसरा क्या है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण भारतीय और एशियाई प्लेटों के बीच टकराव के पर नहीं, भारतीय और एशियाई प्लेटों के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट, किसके? ज्वालामुखी विस्फोट या लावा प्रवाह के कारण पूरे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक, क्यों? रीजन क्या है कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से थे? अफ्रीका था, साउथ अमेरिका था, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये सारे जुड़े हुए थे आपस में। ठीक, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 2 सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? पूरी तरीके से सही है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं कि भ्रंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि फॉल्ट का विकास कैसे होता है या फॉल्ट कैसे निर्मित होते हैं, उसके संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार करना है कि संपीड़न के परिणाम स्वरूप सामान्य भ्रंश उत्पन्न होता है। किसके परिणाम स्वरूप? संपीड़न के परिणाम स्वरूप। संपीड़न के परिणाम स्वरूप नहीं, विस्तार के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? विस्तार के परिणाम स्वरूप सामान्य भ्रंश का उत्पत्ति होती है। उत्क्रम भ्रंश यानी रिवर्स फॉल्स आमतौर पर विस्तारित यानी जहाँ पे विस्तार होता है उस क्षेत्रों में पाए जाते नहीं। ठीक, विस्तारित क्षेत्रों में न पाए जाकर के संपीड़ित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नहीं जहाँ पे संपीड़न बल कार्य करता है।
तो दूसरा स्टेटमेंट वैसे ही, क्योंकि अब रिवर्ट करना है तो एक काम करो, एक दूसरे से दूर लेकर के जाओगे उसको, तो दूसरों को दूर लेके जाने पर समस्या क्या होगी, वो दूर दूर जाएंगे तो वो रिवर्ट हो ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक, सीधी सी बात है, जो हैंगिंग वाल है वो ऊपर की ओर उठती उठेगी, जाहिर सी बात है जो फुटवॉल होगी जिसके नीचे उसको धकेलेगी, तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ पे संपीड़न बल कार्य करेगा, यानी कन्वर्जेंस होगा। ठीक, अगला क्या है, स्ट्राइक स्लिप भ्रंश तब उत्पन्न होता है जब दो ब्लॉक एक दूसरे के समानांतर खिसकते हैं। ठीक है, तो यही एक स्टेटमेंट सही है, बाकी हमको सही नहीं यानी असत्य कथन की पहचान करनी थी। असत्य कथन कौन सा है, केवल एक और दो है। ठीक, अगला प्रश्न कि भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भूकंपीय गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। पहला क्या है कि अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर सतह पर वह बिंदु है जो फोकस पर ठीक ऊपर स्थित होता है। नहीं, हाइपोसेंटर उसी बिंदु को कहते हैं जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। किसको, हाइपोसेंटर उसी को कहते हैं, उसी को आप भूकंप मूल कह सकते हैं, यानी जहां से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। जो इसे फोकस के ठीक ऊपर जो स्थित होता है उसको हम एपीसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीसेंटर, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, एपीसेंटर निकटतम बिंदु हुआ। ठीक, तो पहला क्या, फोकस के ठीक ऊपर से नहीं, फोकस ही है, हाइपोसेंटर वही है जहां से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। हाइपोसेंटर सॉरी अधिकेंद्र और पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है, नहीं, वो जहां पर पहली बार महसूस होता है, यानी पहली बार महसूस कहां पे होगा, जो हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर स्थित होगा वहां पर पहली बार क्या नाम है, महसूस होगा। तीसरा स्टेप, पी तरंगे यस तरंगों की अपेक्षा अधिक तेजी से चलती हैं। सही बात है, बस इतना ध्यान रखना कि गति की बात की जाए तो पी तरंगे यस फिर एल की बात की जाएगी, ये घटता हुआ क्रम है। वहीं अगर तीव्रता की बात की जाए तो पी की तीव्रता सबसे कम, यस की उससे कम, एल की सबसे ज्यादा होती है, इंटेंसिटी उसकी सबसे ज्यादा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बाकी हम आगे भी बात करेंगे अन्य चीजों को ध्यान लेकर के भी। तो कितने कथन सही हैं, तो केवल तीसरा सही है, यानी हमारा विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यस तरंगे कुछ सामान्य अंतराल के बाद सतह पर पहुंचती हैं और वह केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही गमन करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट, पी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं जबकि यस तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति होती हैं। इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि सिस्मिक वेव होती है क्या है, सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। पी वेव, एस वेव्स और एल वेव्स। प्राथमिक तरंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचती हैं। द्वितीयक तरंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके बाद पहुंचते, क्योंकि गति इनकी उससे कम होती है। और इनको एल तरंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सतह पर ही चलती हैं। इनको लौ तरंग या लेटरल तरंग ही कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि पी और यस, इनको पिंड तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंड तरंग, क्योंकि ये सतह के अंदर गमन करती हैं या वहां पर गति करती हैं। वही इसको को क्या कहते हैं, हम सतही तरंग कहते हैं। कैसी तरंग, सतही तरंग कहते हैं। पी तरंगों की अगर बात की जाए, ठीक, अगर हम पी तरंगों की बात करें तो पी तरंगों का जो गति होती है इसको हम पुश एंड पुल वेव भी कहते हैं। और पुश और पुल वेव यानी ये कैसे गति करेंगी, ध्वनि की भांति। और ध्वनि तरंग कैसी होती है, ध्वनि तरंग लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होगी, अनुदैर्ध्य होगी, यानी लॉन्गिट्यूडिनल होगी। वहीं अगर यस तरंग की बात की जाए तो यस तरंग ये प्रकाश की भांति होती हैं और इनका जो गति होती है वो साइनोसाइडल वेव यानी ज्या वक्र के आकार की होगी। यानी कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे यानी गति इनकी कैसी होगी, इस तरीके से कुछ होगी।
ठीक? और इनकी गति कैसे होगी? एक दूसरे को ढकेलेगा, एक दूसरे को ढकेलेगा, यानी कंपन जैसे होता है वैसे। जैसे ध्वनि की गति करती है कि अगर हम बोल रहे हैं, बोलने के बाद जो एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पर ध्वनि का जो ट्रैवल होता है, रूट होता है, वो इस तरीके से होता है ये तरंगों का। ठीक है? ये तरंगे अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं और अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है। ठीक? अभी बात हुई थी कि पी की गति सबसे ज्यादा होती है यस की उससे कम, एल की पी सबसे कम होती है। वहीं अगर हम तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, तो एल की सबसे ज्यादा हो जाएगी, यस की उससे कम हो जाएगी, पी की सबसे कम होती है। एक तरफ यल तरंग की गति सबसे कम है और उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा है, यानी यल तरंग अगर उत्पत्ति होती है तो सतह पर वह लंबे समय तक रहेगी और बहुत तीव्र मात्रा में रहेगी। और उसके साथ साथ अगर मान के चलो यल तरंग अनुप्रस्थ रूप में, यानी ट्रांसवर्स उत्पत्ति होती है, तो सब सर्वाधिक विनाशकारी कौन हो जाएगा फिर? यल तरंग। सबसे ज्यादा विनाश किसके साथ होता है? यल तरंगों के साथ होता है, या वह करती है। ठीक? उसके अलावा और ये सारी बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में एक अध्ययन आता है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफिकल अध्ययन या सिस्मोलॉजिकल, भूकंप शास्त्रीय अध्ययन। और जब सिस्मोग्राफ की बात की जाए, ठीक, पी तरंग जो है वो आल मीडियम में गति करती है। किसमें? सभी माध्यमों में गति करती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। वहीं जो यस तरंग है ओनली सॉलिड्स में गति करती है। किसमें गति करती है? केवल और केवल ठोस माध्यम में गति करती है। इसीलिए हमने बात की थी कि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी जो अध्ययन किया गया था और ये बताया गया कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो आंतरिक कोर है, वो आंतरिक कोर के बाद जो एक ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, गुटेनबर्ग और ये जो लेहमन डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि यहाँ दोनों गति उत्पत्ति हुई, मान लो उत्पत्ति के बाद जब यहाँ से पी एस दोनों का प्रभाव देखा जाएगा और पी एस दोनों के प्रभाव देखे जाने के बाद गुटेनबर्ग अशांतति पार करते ही यह तरंग गायब हो जाती है। इसका मतलब ये हिस्सा ठोस नहीं है, ये हिस्सा क्या है? ठोस नहीं है। और यही से पता चला गया कि ये अवस्था कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में है। लेकिन वहीं जैसे और दूसरा चीज क्या है, क्योंकि घनत्व के साथ तरंग उसका गति का सीधा संबंध होता है, तो यहाँ पे जैसे होता है एक तो यश गायब हुआ और दूसरा क्या हुआ? पी की गति कम हुई। क्या कम हुआ? पी की गति में क्या आई? कमी आई। दो चीजें घटनाएं घटी। फिर पता चला कि यहाँ पे जो है ठोस नहीं है। ठीक? तो इसको माना गया क्या? कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में। वही जैसे लेहमन असंतति पार किया, क्योंकि यह तरंग यहाँ तक आ ही नहीं पाई, और यहाँ पे जैसे लेहमन असंतति से पी वहां पर पहुंची, उसको क्रॉस की, क्रॉस करने के बाद पी की गति में एक तेजी से वृद्धि नजर आती है, तीव्र वृद्धि नजर आई। अब जैसे तीव्र वृद्धि नजर आई, इसका मतलब क्या है? जो आंतरिक कोर है वो कौन सी अवस्था में है? वो सॉलिड अवस्था में है। आंतरिक कोर किसमें है? सॉलिड अवस्था में है। तो ये तरंग गति की बात है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। फिर अब वापस हम किस पे आते हैं? प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है कि यह तरंगें कुछ समयांतराल के बाद सतह पर पहुंचती हैं जो केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। ये बात एकदम से क्या है? सही है, क्योंकि यह तरंगों की गति पी की अपेक्षा कम होती है। सबसे पहले सतह पर पी तरंगें पहुंचती हैं और पी तरंगों के कुछ पहुंचने के कुछ समय बाद यह तरंगों का पहुंचना वहां पर होता है। हाँ, और केवल ठोस माध्यम में गमन करती। अभी हमने बात की यह तरंगे गुटेनबर्ग अशांतत्य के बाद गायब हो जाती हैं, क्योंकि गुटेनबर्ग और लेमन के बीच की अवस्था क्या है? वो है लिक्विड अवस्था में, केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। पी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, जबकि अनुप्रस्थ प्रकृति, ये बात हमने बात की थी। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो कौन उपरोक्त में से सही ही हमको खोजना है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि फिर से वही बात है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में क्या विचार करना है कि प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंग पृथ्वी की ठोस और तरल दोनों परतों से होकर गुजर सकती हैं। अभी हमने बात की थी सभी माध्यम में गति करती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? पूरी तरीके से सही है। द्वितीयक तरंग यानी सेकेंडरी वेव्स की अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ऐसे ही तो बताया, बात की थी साइनोसाइडल वेव में प्रकाश की भांति प्रकाश कैसे गति करता है? अनुप्रस्थ ही गति करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लौ तरंगे यानी एल वेव्स पी और एस तरंगों से भी अधिक तीव्र गति से चलती है? नहीं, ये पी और एस से कम गति से चलती हैं, हालांकि इनकी तीव्रता इंटेंसिटी पी और एस से ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2 सही है। अभी हमने बात कर ली थी। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में विचार करना है। अब क्या विचार करना है उस पे हम बात करते हैं। ठीक, विचार क्या करना है कि भूगर्भिक और धरातलीय तरंगें दोनों छाया क्षेत्र बनाती हैं? नहीं, केवल भूगर्भिक तरंगें ही एक शैडो रीजन बनाती हैं। कौन बनाता है? केवल भूगर्भिक। अब यह भूगर्भिक कह लो या बॉडी वेव कह लो या पिंड तरंगे कह लो, भूगर्भिक तरंगे कौन सी हैं? पी और यस है। वही एक छाया क्षेत्र का निर्माण करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट का, यस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग की तुलना में छोटा है। नहीं, पी तरंग का छाया क्षेत्र काफी बड़ा है, इससे काफी बड़ा है। अगर पी के छाया क्षेत्र की बात की जाए तो 105 डिग्री 145 डिग्री के आसपास तक है, के बीच में है पी का छाया क्षेत्र, बड़ा पी की तुलना में। ठीक, अगला क्या है कि यस तरंग, पी तरंग और यस तरंग के छाया क्षेत्र एक दूसरे के साथ अतिव्याप्त है। सही बात है, पी तरंग और यस तरंग का छाया क्षेत्र एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। ठीक, ये ध्यान रखना कि यस वेब फिलहाल 40% हिस्सा के आसपास कवर करती है, पी उससे ज्यादा कवर करती है, ओवरलैप्ड होती हैं। तो कितने स्टेटमेंट हैं? 2 गलत है तो कितने सही हैं? केवल 1 हमारा सही। अगला प्रश्न क्या है? भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या? भूकंप मुख्यतः पृथ्वी की भूपर्पटी में भ्रंश रेखाओं से ऊर्जा के अचानक निकलने के कारण आते हैं। सही है, क्योंकि भूगर्भिक जो भ्रंश के पास है, जो संकीर्ण क्षेत्र है, और वो जब एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील होता है, फिर वहां पर जो ऊर्जा की निर्मित होती है, उससे भूकंप आते हैं। एकदम से सही बात। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे नहीं मापी जाती है, नहीं, ये मर्केली स्केल पे मापी जाती है। किसमें? मर्केली स्केल पे मापी जाती है। अगला क्या है? भूकंप प्रवण क्षेत्र मुख्यतः विवर्तन की प्लेट सीमाओं के किनारे स्थित है। एकदम से सही बात है, क्योंकि अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं, जो कुछ इस प्रकार का एक नजर आता है, जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का दोनों हिस्सा, उसको से मैप जो आपके पास हो गया, ग्लोब होगा, उसको जोड़ करके देखिए, जगह एक घोड़े के नाल आकार का बनता है। ये सबसे ज्यादा, क्योंकि ये विवर्तन की सीमाओं के किनारे है, जहाँ पे प्रशांत महासागरीय और अमेरिका या यूरेशियाई प्लेट के साथ उसका टक्कर होता है। यहाँ पे ज्वालामुखी भी सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर भूकंप भी आते हैं। तो ध्यान रखना कि मुख्यतः किसके सीमाओं के किनारे है? विवर्तन की प्लेट के सीमाओं के किनारे ही है। और कौन से कथन सही है, कौन से सही है? ये गलत है। 1 और 3 हमारा सही है, केवल 1 और 3 की बात की है। रिएक्टर पैमाना और मार्केली पैमाने में अंतर होता है थोड़ा सा बहुत, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न क्या है? 28वां प्रश्न क्या है? तो भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि विश्व में सभी भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण आते हैं। ठीक, सही बात है। नहीं, एकदम से गलत बात है। सभी भूकंप केवल पृथ्वी की गति के कारण क्यों? मानता हूं कि अब सारी प्लेट सीमांत, अभिसारी प्लेट समान, समानांतर प्लेट सीमांत, ये तीनों तरीके की जो बाउंड्रीज की गति है, प्लेट सीमांतों की गति है, उस पर भूकंप आते हैं। लेकिन केवल इन्हीं के कारण नहीं आते हैं, इसके अलावा अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। अब अन्य कारणों में कौन-कौन है? जैसे किसके कारण आ सकता है? उल्का पिंडों के कारण आ सकता है। किसके कारण? ज्वालामुखीता के कारण, उल्का पिंडों के टकराव के कारण। आप खनन करें, डीप खनन के कारण या मानव जनित गतिविधियों के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। अगर कौन सा है? एटॉमिक विस्फोट यानी परमाणु विस्फोट के कारण, खनन या विस्फोट के कारण भी आ सकते हैं। सही, एकदम से सही बात है। इन सारे कारणों से भूकंप आते हैं। तो केवल प्लेटों की गति के कारण तो स्टेटमेंट गलत है, कुछ मानव जनित गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। भारत में भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र पश्चिमी और मध्य हिमालय, कच्छ कारण, राजस्थान और सिंधु घाटी गंगा के मैदान है। एकदम से सही बात है, क्योंकि ये जिसमें से जितने भी हैं, क्योंकि कच्छ का रण, राजस्थान, सिंधु गंगा के मैदान प्लेट सीमाओं के किनारे स्थित हैं, या यहाँ पर मानव जनित गतिविधियों के कारण भी सारी चीजें होती हैं। तो एकदम से सही बात है। कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, बाकी हमारे क्या है? गलत है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो भी हो। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर रहे हैं कि रिएक्टर पैमाना एक रैखिक पैमाना है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसको 1 से 10 तक की संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। नहीं, 1 से 10 नहीं, इसको 0 से 10 तक की संख्याओं में व्यक्त किया जाता है।
और जितनी भी इसके बीच में पूर्ण संख्याएं हैं, उन पूर्ण संख्याओं से होकर के अगर कोई बात आती है तो उसको 31.5 टाइम्स की वृद्धि को दर्शाता है ऊर्जा की मात्रा में। कितना? 31.5 पॉइंट। अगर 2 आ गया तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 31.5 से। ठीक, तो ये गलत है। सिस्मोग्राफ केवल सतही तरंगों को ही रिकॉर्ड कर सकता है, भौतिक तरंगों नहीं, एकदम से गलत बात है। उससे सिस्मोग्राफी सतही तरंगों के साथ साथ भौतिक तरंगों को भी रिकॉर्ड करता है। तो कौन से कथन सही है? यानी पी एस एल तीनों को वो रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक, तो कौन सा कथन सही है? केवल और केवल कोई नहीं, यानी ना तो एक और ना ही दो, हमको सही ढूंढना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल के माध्यम से आता है। गलत बात है। तीव्रता के पैमाना की सीमा 1 से 12 तक होती है। एकदम से सही बात है। मर्केली स्केल 1 से 12 तक की पैमाने पर स्थित होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो। क्योंकि ये सारे सवाल काफी आसान सवाल हैं और दूसरी बात है पूरी तरह से फैक्चुअल सवाल हैं और इन सबके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो उस पर उतना ज्यादा समय हम नहीं देते हैं। उस समय ना दे करके हम अगले जो ऐसे सवालों पर ज्यादा फोकस करने की महत्वपूर्ण है जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट का क्या हो? क्लियर हो। अगला प्रश्न है कि विवर्तनिकी भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, किसी भूकंप को फोरशॉक्स के रूप में तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक उस क्षेत्र में बड़ा भूकंप ना आ जाए। सही बात। रीजन है क्योंकि जब भी भूकंप आएगा और हल्के झटके महसूस होंगे, यानी पी तरंगों के माध्यम से ही महसूस होंगे, बड़ा भूकंप ना आए उसके बाद से, तो आपको लगेगा चक्कर आ गया होगा या कुछ और घटनाएं समझ सकते हैं उस चीज को लेकर के। फिर उसके बाद एक बड़ा भूकंप आए तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो पहले वाला जो घटना थी वो भूकंप ही थी। ठीक, बड़े भूकंप से पहले। अच्छा, फोर शॉक्स क्या है? जब शॉक्स का मतलब झटके, फोर का मतलब पहले, तो पहले आफ्टर शॉक्स क्या है? जो क्या नाम है, फोर शॉक्स के बाद, यानी भूकंप के समय आने के जस्ट समय पे जो बाद में ये झटके आते हैं वो आफ्टर शॉक्स है। ये दोनों विवर्तनिकी भूकंप से जुड़े शब्द हैं, फोर शॉक्स और आफ्टर शॉक्स। फोर शॉक्स किसी भी भ्रंश के उस हिस्से का मामूली समायोजन है जो मेन शॉक के समय फिसल गया हो। ठीक, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। आफ्टर शॉक्स, ये जो पहले झटका आया और झटके आने के बाद थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हुआ होगा, वो परिवर्तन के बाद जब वो एक समायोजित होते हैं एक जगह पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो आफ्टर शॉक्स है, ना कि फोर शॉक्स है। मुख्य झटके के बाद पिछले भ्रंश हिस्से का समायोजन है। तीसरा क्या है? गहरे भूकंप की तुलना में उथले भूकंप के बाद, भूकंपों के बाद आफ्टर शॉक की संभावना बहुत कम होती है, नहीं ज्यादा होती है, प्रबल होती है। क्योंकि गहरे जो भूकंपों की अगर उसकी बात किया जाए तो उनकी गहराई के आधार पर, किसकी गहराई? भूकंप मूल की गहराई के आधार पर उनको 3 तरीके से वर्गीकृत किया है। पहला, आपके छिछले उद्गम केंद्र, मध्यम उद्गम केंद्र, गहरे या पातालिक। ठीक, तो उसके आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। तो गहरे भूकंप में की तुलना में आफ्टर शॉक की संभावना बहुत कम होती है उथले भूकंप के बाद। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों में संभावनाएं बराबर है या